नमस्कार, मैं अनुपम। आज हम भाषा के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में बहुत सी संकल्पनाएं हैं जो अधिकांशतः अनुमान पर आधारित है। भाषा की उत्पत्ति से आशय उस काल से है जब मानव ने बोलना आरंभ किया और भाषा सीखना भी आरंभ किया। मानव के इतिहास में ये काल इतना पहले आरंभ हो चुका था कि इसके विकास से संबंधित जो संकेत हैं वो मिलना हमें असंभव है। ठीक है, अब भाषा के बारे में यहाँ हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर अलग अलग किया है, भाषा के रूपों को यहाँ अलग किया, या मैंने परिभाषा लिखी है। ठीक है, परिभाषा समझने से पहले मैं कुछ एक उदाहरण द्वारा आपको बताती हूँ कि भाई भाषा क्या है। जैसे कक्षा में अध्यापिका कहानी सुनाने के लिए गई, उसने कहानी पढ़कर सुनाई आप बच्चों को, ठीक है, छात्रों को, और छात्रों ने कहानी ध्यानपूर्वक सुनी और समझी भी। अध्यापिका ने छात्रों को कहानी पर आधारित कुछ लघु प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहा और छात्रों ने प्रश्नों के उत्तर लिखे और अध्यापिका ने उनको पढ़कर जांचा, यानी कि उनको चेक भी किया। ठीक है, अब आपने क्या देखा यहाँ पर कि वाक्यों में अध्यापिका ने छात्रों को अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाई। कैसे पहुंचाई? उसने सुनाई, यानी कि जो उसका मौखिक रूप था। ठीक है, यानी बोलकर, सुनकर और लिखकर और पढ़कर। ठीक है, यानी शिक्षक ने क्या किया? बोला, है ना, बच्चे ने सुना, फिर उसने लिखा, फिर उत्तर जो शिक्षिका थी उसने पढ़े, बराबर। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी ये परिभाषा निकलकर सामने आई। हमने क्या किया कि बोला, सुना, लिखा और पढ़ा। तो इससे हमारे विचारों का जो है आदान प्रदान हुआ। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाएंगी? भाषा के रूप। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाओं से होकर हमारी भाषा गुजरी, तो ये क्या कहलाया? हमारा भाषा का रूप। यानी भाषा, यहाँ पर मैंने तो हमारी परिभाषा क्या निकल कर आई कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव विचार दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है तथा दूसरे के भाव विचार ग्रहण करता है। आई समझ में? ठीक है, अब हम करते हैं, ये हो गई हमारी भाषा। मैंने जो ये वीडियो भाषा से संबंधित यानी व्याकरण की मैं वीडियो टॉपिक वाइज बनाने वाली हूँ। यानी शुरुआत से हम एकदम स्टार्ट, जहाँ से हमने बोलना शुरू किया, लिखना शुरू किया, वहाँ से मेरा वीडियो बनाने का प्रयास है। ठीक है, असफल होती हूँ तो सही है, लेकिन मैं जो जानकारी आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ उसके लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। ठीक है, तो भाषा के रूप। अब भाषा को हम विभाजित करते हैं। अब ये हमारी आती है सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो यह नाम से आपको स्पष्ट है कि भाई सांकेतिक भाषा यानी कि संकेतों के द्वारा हम कोई भी जानकारी को प्राप्त कर सकें। ठीक है, कई बार हम जो भाव विचार अपने हैं वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो संकेतों के द्वारा हम उसको व्यक्त करते हैं, पर यह बात कोई समझ सके ऐसा हमेशा संभव नहीं होता। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके भाषा का जो ये सांकेतिक रूप है ना, तो इसको समझने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? मौखिक या लिखित रूप का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए जो ये सांकेतिक भाषा है, जो इसका रूप है, इसकी गणना हम व्याकरण में नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई सांकेतिक भाषा का एक उदाहरण, तो एक उदाहरण में जैसे शिक्षिका कक्षा में गई और उसने अपने मुंह पर उंगली रखी। ठीक है, तो बच्चों को क्या समझ में आया कि भाई शांत रहिए, है ना, अपनी जगह पर बैठिए, तो इसको कहेंगे हम सांकेतिक। लेकिन इसके लिए हमको किसकी ज़रूरत है? मौखिक और लिखित भाषा की भी ज़रूरत है। हर जगह संकेत से हम भाषा को, विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते, दूसरों तक आसानी से नहीं पहुंचा सकते, तो इसके लिए भी हम दोनों इसके रूप की ज़रूरत है। इसलिए हमने इसको व्याकरण में इसको शामिल नहीं किया गया है। अब हम आते हैं मौखिक भाषा पर। ठीक है, मौखिक भाषा, तो मौखिक, जैसे मैंने आपको सांकेतिक बोला, तो संकेत की भाषा मौखिक यानी कि मुख द्वारा जो उच्चारण किया गया है वह भाषा। तो मौखिक भाषा हम किसे कहेंगे कि भाषा का वह रूप जो मनुष्य क्या करे,
बात को बोलकर, अपनी बात को बोलकर और दूसरों तक पहुंचाता है तो हम इसको मौखिक भाषा कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, सुनकर आपकी बात को ग्रहण करता है यानी समझता है। तो भाषा का ये जो रूप है वो बहुत प्राचीन है ना। और इसका जो प्रयोग है, मौखिक भाषा का प्रयोग है, वो थोड़ा व्यापक रूप से है। क्यों? इसकी अपेक्षा, लिखित भाषा की अपेक्षा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को व्यक्त हम क्या कर सकते हैं, मौखिक रूप से हम विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अब इसका जैसे उदाहरण के तौर पर हम बोल सकते हैं कि जैसे हम नाटक देखते हैं, फिल्में देखते हैं, समाचार हम सुनते हैं, डेली आप सुनते होंगे, ठीक है। और जो संवाद है, बातचीत कोई कर रहा है व्यक्ति, वो हम सुनते हैं, या किसी की हम स्पीच सुनते हैं, तो ये सब क्या आया, मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। इसका व्यापक रूप ये हो गया ना, हम जितना सुनते हैं उतना हम लिखते हैं, ये थोड़ा कम लिख पाते हैं ना, अपने विचारों को हम सुन ज़्यादा सकते हैं, बराबर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका जो मौखिक भाषा का जो रूप है वो लिखित भाषा से ज़्यादा व्यापक स्तर पर है, ठीक है। अब हम आते हैं लिखित भाषा पर। लिखित यानी कि लिखने के, लिख कर हम अपने विचारों को व्यक्त करें। तो ये कौन सा रूप, यानी कि भाषा का, अब परिभाषा हमारी क्या निकल कर आ सकती है कि भाषा का वह रूप जो हम व्यक्ति अपनी बात को लिख कर और दूसरे तक पहुंचाता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा, बराबर, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि पढ़कर उसको समझता है। ये क्या है, मौखिक, मैंने आपको बताया था, मौखिक की अपेक्षा ये इसका जो रूप है वो कैसा है, सीमित है ना, इसकी अपेक्षा सीमित है। ये हमारी अभी इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसके प्रयोग को करने के लिए यानी व्याकरण में इसका जिक्र नहीं किया गया है। अब हम आते हैं मातृभाषा, ठीक है। मातृभाषा, दूसरा है हमारा पॉइंट बोली, फिर है हमारी राष्ट्रभाषा, बाद में हम इसको समझेंगे मानक भाषा, मानक हिंदी, है ना। इसका क्या अर्थ है और इससे हमको क्या लाभ है यदि हमको इसकी जानकारी होती है तो, ठीक है। अब हम आते हैं मातृभाषा। अब मातृभाषा, मातृ यानी कि माँ के द्वारा, है ना। तो ये कौन सी भाषा हुई, जो बच्चा सबसे पहले क्या करता है, अपनी माँ और परिवार से सीखता है ना, इस भाषा को परिवार से सीखता है। अब जैसे हम यदि गुजरात में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा गुजराती, महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी, यानी जन्म से जो बच्चा अपनी बोली जो सीखता है, भाषा जो सीखता है, वो क्या कहलाएगी, हमारी मातृभाषा, ठीक है। अब हम आते हैं बोली पर। अब बोली जो है इसका जो सीमित क्षेत्र जो है वो सीमित होता है ना। ये भाषा का ही अल्प रूप माना जाता है, यानी अल्प विकसित जो रूप होता है उसको कहेंगे हम बोली, ठीक है। अब एक ही राज्य में अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती हैं, है ना। और बोली में साहित्य की रचना प्रायः नहीं होती है, लेकिन बोली कभी भाषा का रूप ले लेती है, वो हम आगे चर्चा करते हैं उसकी। अब बोली किन में आते हैं तो जैसे अवधी है, व्रज है ना, खड़ी बोली है, ये बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, ठीक है। परंतु आगे चलकर जो मैंने अभी आपको बताया ना, ब्रज भाषा, अवधी, हिंदी की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, ये तो अवध और व्रज, इसने साहित्य में रचनाएं हुई इसकी, लेकिन इसने किसका भाषा का रूप नहीं लिया। और जो अपनी जो मतलब वर्तमान में जो हिंदी चल रही है वो किसका रूप है, वो खड़ी बोली का रूप है, ठीक है। जो वर्तमान में हिंदी के नाम से हम जान रहे हैं ना, वो हम उसको क्या कहेंगे, वो खड़ी बोली आगे जाकर भाषा का रूप ले लिया, ठीक है। अब हम आते हैं राष्ट्रभाषा, ओके, समझ में आ रहा है ना। वैसे एक एक पॉइंट पर हम चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई भी आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न है या जानना है तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भाई ये बात आपने नहीं बताई, तो उसको मैं दूसरे वीडियो में बताने का प्रयत्न करूंगी, ठीक है। कोशिश करेंगे, जो भी समझ में नहीं आता। अब हम आते हैं राष्ट्रभाषा, ठीक है। अब राष्ट्रभाषा आते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई राष्ट्रभाषा क्या है और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है, या हर देश की राष्ट्रभाषा अलग अलग होती है, इस बात की जानकारी हमको होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा तो पहली सीधी सी बात है, राष्ट्रभाषा यानी कि वह भाषा जिसका प्रयोग पूरा राष्ट्र करता हो, है ना, राष्ट्र करता हो, तो वो क्या कहलाएगी, राष्ट्रभाषा कहलाएगी, ठीक है।
राष्ट्रभाषा यानी कि पूरे संपूर्ण राष्ट्र में बोले जाने वाली जो भाषा है वो हमारी राष्ट्रभाषा कहलाएगी। अब हमें पता होना चाहिए कि जो राजभाषा का दर्जा हमको कौन सी सन में कैसे प्राप्त हुआ। तो जो अपनी भाषा है हिंदी, उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा 343, ठीक है, 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। बराबर। राजभाषा, अब आप कहेंगे कि राजभाषा क्या हो सकती है, तो राजभाषा वह भाषा है जो जितनी भी सरकारी कार्यालय या भी हम पत्र लिखते हैं या वो कोई भी कार्य यदि चलता है ना, तो वो हिंदी में होगा। ये बात अलग है कि भाई राज्य यदि चाहे तो वो दो भाषा को लागू कर सकता है, लेकिन हिंदी में आपको करना है। आगे समझ में, ठीक है। तो इसको हम जो 14 सितंबर है उसको हम किसके रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में हमारे भारत में मनाया जाता है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए यदि हम हिंदी के प्रति हमारी रुचि है तो, ठीक है। अब दूसरा एक मेन जो जानकारी है, हमारी मुख्य जानकारी क्या है, हम क्या करते हैं, अपने आप को निम्न स्तर का जानते हैं यदि हम हिंदी बोलते हैं तो, ठीक है। तो ऐसा आपको जरा भी अनुभव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी, अभी ये पॉइंट यदि आपको पता होगा तो आप सामने वाले को बोल सकते हो। जो ये कहता है ना कि भाई हिंदी बोलते हो तो भाई कुछ नहीं आता, गलत बात। बराबर। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी क्या है, अपना तृतीय स्थान रखती है। फिर दूसरी बात ये भी है कि हिंदी हमारी वैज्ञानिक भाषा है। आ रही है समझ में, हिंदी हमारी वैज्ञानिक भाषा है। जैसा हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, वैसे ही वो लिखी जाती है। आगे जैसे हम बॉल, BALL बॉल, बराबर, और हम बोल क्या रहे, बॉल, लिख क्या रहे, ए का उच्चारण। आप जब काका अपना स्वर सीखेंगे तो ई इसकी मात्राओं में आप अलग जाएंगे, और जब बोला जाएगा तो वो अलग होगा, ठीक है। तो ये हमारी वैज्ञानिक भाषा है, यानी कि प्रूफ के साथ हिंदी लिखी जाती है, जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है। ओके। अब हम आते हैं मानक हिंदी भाषा। बराबर। मानक हिंदी हम किसे कहते हैं, इस पर हम यह देखते हैं। अब जो मानक हिंदी भाषा का पहले तो हम अर्थ देख लेते हैं कि भाई मानक हिंदी का भाषा का अर्थ क्या होता है। मानक हिंदी भाषा का अर्थ होता है हिंदी भाषा के उस स्थिर रूप से है, स्थिर यानी कि वो पूरी तरह से विकसित हो चुका है और सभी जगह वही रूप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। स्थिर रूप से है जो अपने पूरे क्षेत्र में शब्दावली तथा व्याकरण की दृष्टि से समरूप है, यानी सभी जगह समान रूप होगा उसका, उसको हम कहेंगे मानक हिंदी। बराबर। मानक हिंदी भाषा ही हमारी देश की अधिकृत हिंदी भाषा है ना, सभी जगह बोले जाने वाली ये भाषा है। बराबर। अब इसके कुछ उदाहरण हम देखने से पहले हम मानक हिंदी का थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। जैसे मानक हिंदी कैसी भाषा है, ज्ञान विज्ञान की भाषा है, साहित्य संस्कृति की भाषा है। अधिकांश जो साहित्य है वो मानक भाषा में लिखा जाता है। राजनेता जो बोलते हैं वो भी मानक हिंदी कहलाएगी। औपचारिक अवसरों पर जो हमारी भाषा का प्रयोग किया जाता है वो भी मानक हिंदी है ना। अब हम जो मानक हिंदी है ना, और उसकी कसौटी पर हमारा कौन सा, यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण दिए हैं। मानक हिंदी की कसौटी पर कौन सा यहाँ पर जो वाक्य है वो खरा उतरता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कि भाई मानक हिंदी क्या है। हिंदी तो सभी जानते हैं कि भाई हिंदी भाषा है, अब मानक हिंदी क्या है ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई समरूप कैसे है। अब यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया आपको, ठीक है। मैंने भोजन कर लिया है, ठीक है, मैंने खाना खा लिया है। अब यहाँ दूसरा बोल रहा है मैंने खाना खा लिया हूँ, हम खाना खा लिए हैं। बराबर। अब ये इसमें के किसकी झलक हमको दिखाई दे रही है, ये बोली। बराबर। ये एक जगह की छवि इसमें हमको दिखाई दे रही है। इसमें भी हमको खा लिए हैं, यहाँ पर सिर्फ एक वचन है लेकिन वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। बराबर। यानी ये व्याकरण में सम्मिलित नहीं की जा सकती है ना, व्याकरण का रूप नहीं है ये। व्याकरण का रूप हमारा ये दोनों आती है, ठीक है। मैंने भोजन, तो भोजन की जगह कोई व्यक्ति खाना भी लिख सकता है, तो ये चलेगा, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं मानक हिंदी। ओके।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण और दिए हैं आपको अच्छी तरह से समझने के लिए। हम जानते हैं लेकिन बारीकी से जानकारी हमें होनी चाहिए, जिससे आपको यदि आपको सही तरह से जानकारी होगी और एकदम आप कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई नहीं ये सही है, तो आप कभी भी जीवन में लिखते समय गलती नहीं करेंगे। अभी मैंने अलग अलग, अगर हम ज़्यादा विस्तृत उसमें जाएंगे तो इसमें क्या है, री से संबंधित भी है, छोटी ई से है, बड़ी ई से है, यानी मानक और अमानक जो शब्द हैं वो अलग अलग उसमें दिए गए हैं। यानी आ से लेकर और हमारा अह से तक की जो जितने भी शब्द आते हैं उसमें मात्राओं के आधार पर शब्दों को दिया गया है, पर कुछ शब्दों के द्वारा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। उसी तरह से आपको हम लिखते हैं कुछ भी तो आपको वहाँ पर स्वर पर ध्यान देना होगा, बराबर। स्वर पर इसलिए ध्यान देना होगा कि भाई छोटी की मात्रा है यानी ह्रस्वई है या दीर्घई है, बराबर। यहाँ ह्रस्वई आती है या दीर्घई आती है। यदि हम दीर्घई लिखेंगे तो क्या अर्थ बदल सकता है, हम ह्रस्वई लिखेंगे तो क्या अर्थ बदल सकता है, ये हमको गौर करने की जरूरत है। तो ये हम गौर कब करेंगे, जब हम सही पढ़ेंगे और सही उच्चारण करेंगे तभी हम सही लिखेंगे, ठीक है। हम यदि पढ़ते हैं, अब यहाँ मैंने लिखा है ऋण, तो यदि मुझे गुजरात की जानकारी दूं तो यहाँ पर ऊ का उच्चारण होता है, ऋण बोलेंगे, बराबर, लेकिन हम बोलेंगे ऋण। लेकिन भले ही हम इसका उच्चारण री करते हैं, लेकिन जब हम ऋण लिखेंगे तो हम री का प्रयोग नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे। आ रही है समझ में, यानी ये राइट है, बराबर। अब हम डॉक्टर, आपने देखा होगा, इसके बारे में भी मैं, जो ये आगत ध्वनि है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी, ये कौन सी ध्वनि है। तो डॉक्टर लिखना होगा तो हम ये आगत ध्वनि को लगाएंगे, और ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये सिर्फ चंद्र है, ओके। तो हम ये डॉक्टर हमारा क्या है, गलत है, बराबर, ये हमारा डॉक्टर सही है। अब हम कॉलेज, तो ये गलत है ना। ये कैसा है, अमानक हिंदी है, यानी जो अशुद्ध हिंदी है वो क्या कहलाएगी, मानक भाषा नहीं कहलाएगी। सीधे से समझ सकते हैं। यदि हम संक्षेप में समझें तो भाई मानक हिंदी मानक हिंदी का वह रूप जो व्याकरण को समेटे हुए है ना, यानी कि व्याकरण सहित जो भाषा है, यानी कि शुद्ध जो भाषा है हमारी, है ना, जिसमें शुद्धियाँ ना हो, वो हमारी कहलाएगी क्या, मानक भाषा, ओके। अब आती है श्रीमती, तो ये सही है। श्रीमती यदि आप ह्रस्वई लगाते हैं तो गलत है। इंदु है, तो यहाँ पर हमने ऊ लगाया है ना, और यहाँ पर हमने बड़े ऊ की मात्रा लगाई, यानी कि हमने दीर्घ ऊ की मात्रा लगाई। यहाँ पर हमने ह्रस्व लगाया, यहाँ पर स्वर हमारा दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो ये सही है और ये गलत है। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप नोटबुक में सही लिखेंगे, आप पढ़ेंगे भी सही, लिखेंगे भी सही और बोलेंगे भी सही, बराबर। अब कर्तव्य है, तो यहाँ पर आपको ये जो मैंने लगाया है ना एक, अब आप कहेंगे कि ये जरा सा यदि हमने नहीं लगाया तो क्या होता है, ठीक है, लेकिन इसका महत्व है, ये दो ता को आपको उच्चरित कर रहा है ना। इसका अर्थ यानी आपका एक ता है, उसके ऊपर भी एक ता लगा हुआ आया था, ठीक है। तो यहाँ कर्तव्य यदि लिखेंगे, यहाँ लिखा है, लगाया नहीं है, तो ये कर्तव्य सही है, ठीक है। अब अर्ध, यह अर्ध उच्चारण है कि आपको यदि मैं बोल रही हूँ तो उच्चारण हमारा अर्ध दिख रहा है, बराबर, लेकिन अर्ध हम लिखेंगे कैसा, यहाँ मैंने नीचे धा लगाया, अरे ये समझ में दिख रहा है आपको, ये लगाया मैंने, द लिखा, फिर ध, है ना, पद में आता है बेटा ध, आगे समझ में। यहाँ पर है ना जो धा है वो हम यहाँ नहीं लगा देंगे, यहाँ ऊपर नहीं लगाना। कोई भी यदि हम आधा अक्षर लगाते हैं, हाँ यहाँ आए थे हम, कोई भी अक्षर यदि हम आधा लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, पदों में हमेशा लगाना चाहिए, ठीक है। अर्ध लिखा, उच्चारण एक सा लग रहा है लेकिन हम लिखने में गलती करते हैं। उज्ज्वल है, बराबर, उज्ज्वल है, तो यहाँ हमने दो जा का प्रयोग किया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ही जा का, उज्ज्वल, बोल तो एक ही रहे, ठीक है। यदि हम बोलते हैं तो क्या बोल रहे हैं, उज्ज्वल, ओके। अभी यहाँ आते हैं हम, यहाँ पर कुछ शब्द मैंने दिए गए हैं जिससे आपको एकदम सही से अंदाज लग जाए कि हाँ भाई जरा सी मात्रा से हमारी कितनी बड़ी गलती अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदी में,
भाषा ऐसी चीज़ है जिसमें यदि आप जरा सा गलत करते हैं तो हमारा क्या होता है, अर्थ का अनर्थ हो सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, कोई भी हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं अपनी हिंदी की, ओके। अब यहाँ पर मैंने लगाया आई। यदि कोई पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, वह बाजार से आया, है ना, बाजार से आया, तो हम लगाएंगे वह बाजार से आई, यानी आया का ये क्रिया का स्त्रीलिंग रूप है। अरे ये समझ में, यदि हम आई की जगह आई लगा देंगे तो इसका मराठी में अर्थ माँ होता है, ठीक है, इसलिए नहीं लगाना। अब दूसरा होता है लाई। तो लाई का अर्थ दो धान का, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं ना ममरे, बराबर, वो धान जो खिला हुआ धान रहता है, वो ममरे जो रहती है उसको हिंदी में कहते हैं लाई, ओके। अब जो मैंने आपको बोला यहाँ पर आई या मैंने लाई, वह कुछ चीज लाई, तो क्या आएगा, लाई, यानी स्त्रीलिंग रूप है, या वह लड़का कुछ चीजें लाया, तो लाया का यदि पुल्लिंग है तो लाया, और अगर हमको स्त्रीलिंग लिखना है तो हम लाई नहीं लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, आई और आई, ये आपको समझना है कि कहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब बराबर, अब यहाँ पर आता है भाई, है ना। अब ये कहते हैं ना मुझे तो यह चीज़ बहुत भाई, है ना, तो आप भाई नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे या भाई, यानी कि कोई चीज़ आपको अच्छी लगी, मुझे बहुत भा गया, है ना, ये मुझे बहुत भाया, यानी कि अच्छा लगा आपको, तो ये क्रिया का जो स्त्रीलिंग रूप है वो है भाई, है ना। यदि हम ये लिखेंगे कि मुझे ये चीज़ बहुत भाई, ये वाली स्पेलिंग लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई का अर्थ होता है बंधु, ओके। आ गया। ज़्यादातर मैंने देखा है जब हम कोई सेंटेंस को लिखते हैं तो आखिर में बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या बड़े भी गलती करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम अच्छी भाषा सीख पाएंगे, अच्छा बोल पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा बनिए, ठीक है। अब कुछ बनिए किसके लिए आएंगे हम, कर भाई कुछ बनकर दिखाइए, बराबर, आप कुछ बनकर दिखाइए, यानी बनने का ये क्रिया रूप है बनिए। आप कुछ बनिए तो सही, जब मुझसे बड़ी बड़ी बातें करना, है ना। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको जैसे बोला आप कुछ बनिए, तो जब बाद में मुझसे बड़ी बड़ी बातें करना, तो ये क्या आ गया, बनिए, ये वाला बनिए नहीं आया, हम ये नहीं लिखेंगे। यदि ये यहाँ लिखेंगे अपने वाक्य में तो अर्थ गलत निकलेगा। यहाँ बनिए लिखेंगे तो जो बनिया होता है ना, जो सामान परचूनन की दुकान पर रहता है ना, उसको कहेंगे हम बनिया, बराबर, यानी बनिए का बहुवचन क्या है, बनिए। अब हम आते हैं छुट्टी। आपने देखा होगा कि भाई बहुवचन वचन करते हैं हम, एक वचन बहुवचन, बराबर। तो जो मानक भाषा का कुछ लोग प्रयोग नहीं करते, मैंने अभी आपको बताया था मौखिक रूप में भाषण देते समय या कोई आप किसी को दृष्टांत दे रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अच्छी हिंदी में सब कुछ करते हुए भी वो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और फिर यदि हम उनको बोलते हैं कि ये भाई गलत है तो वो बहस शुरू कर देती, क्योंकि जानकारी है नहीं है, ठीक है। तो जब अब कुछ बहुवचन ऐसे होते हैं जिसमें हमको आपको बहुवचन करने की ज़रूरत नहीं है भाई, उसको हमको नहीं कुछ भी लगाना है, बराबर। अभी जैसे देखा कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका बहुवचन होता ही नहीं है, जैसे मैंने बोला खरगोश है, फूल है, बराबर। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं होता, पहाड़ है, ऐसे शब्द होते हैं, उस पर हम आगे बाद में जाएंगे। ये जो मानक हिंदी का मैंने जिक्र किया है उसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि भाई कहाँ हम भाषा का गलत प्रयोग करते हैं। यदि हम गलत प्रयोग करते हैं तो वो मानक हिंदी नहीं कहलाएगी, मानक हिंदी भाषा नहीं कहलाएगी, ठीक है, अमानक कहलाएगी। जैसे यदि हम गुरु का बहुवचन करने बैठते हैं तो गुरु का बहुवचन के लिए एक शब्द हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है कि गुरुजन, ठीक है। फिर भी हम क्या बोलेंगे, हम अपनी स्पीच यदि देंगे तो हम गुरुजनों, बैठे हुए गुरुजनों सभी को मेरा प्रणाम, नहीं, गलत, ठीक है, नहीं बोल सकते हम ऐसा। क्यों? क्योंकि गुरुजन ऑलरेडी क्या है, ये पहले से ही बहुवचन शब्द है, तो गुरुजनों हमें नहीं बोलना है, बराबर। अभी आया विधायक गण, आपने देखा होगा नेता लोग भाषण देते हैं, ठीक है, विधायक गणों, या फिर कोई सभा में बैठे हुए हैं, है ना, राज्यसभा में या लोकसभा में कहीं पर भी, तो विधायक संबोधित करते हैं विधायक गणों, बराबर। तो ये गलत शब्द है, ये अमानक हिंदी है।
बराबर। पक्षी वृंद, तो ऑलरेडी ये पक्षियों का जो समूह है तो वो वृंद कहलाए, तो पक्षियों के जो बहुवचन हमने किया तो पक्षी वृंद, बराबर। गुरुजन, गुरुओं के समूह को। विधायक गण, है ना, विधायकों के समूह को, पक्षियों के समूह को, यानी कि समूह क्या मीन्स आपको बहुवचन के लिए यह शब्द दी। और भी बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको नहीं बोलना है। तो इस तरह से हमको छोटी छोटी सी बातों को सीखकर अपनी हिंदी को सुधारने का प्रयास करना है। यदि सामने वाला भी कोई गलत बोलता है तो आप उसको कह सकते हैं। और ऐसे शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए, ऐसे शब्दों की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए कि सामने वाला यदि डिक्शनरी भी लेकर बैठ जाए ना तब भी आप अपनी बात पर कायम रहो। नहीं भाई, यहाँ तो हमारी ऐसे ही आएगी, यहाँ दीर्घ ही आएगी, नहीं यहाँ पर एक ही मात्रा लगेगी, दो नहीं लग सकती हैं। ऐसा हमको हिंदी आनी चाहिए। ओके, ऐसा मेरा प्रयास है। ये मेरी पहली वीडियो है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और मुझे मतलब प्रेरित करें। आप मुझे उत्साह देंगे तो आगे वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है। वैसे तो बनानी है मुझे, और लेकिन अच्छा लगता है यदि कोई व्यक्ति सीखता है तो हमारी बातों को, ठीक है। तो कोई भी यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई इसमें ये नहीं बताया तो उसको मैं आगे की वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगी। ओके, नमस्कार।